नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं इतिहास विषय को लेकर के। तो अब तक आप लोगों ने देखा था कि मगध साम्राज्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें हर्यक वंश खत्म हो चुका था, शुंग वंश भी हो गया था, फिर नंद वंश का भी पतन हो चुका है। अब चूंकि मगध जो है एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, तो जब मगध शक्तिशाली राज्य था तो जब मौर्य वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व ही कह सकते हैं कि जो भारत पे विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन से आए थे या वो कौन पहले आया था, थोड़ा सा उसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में फिर हम जानेंगे। अब जान लेते हैं कि जब भारत हमारे देश पे भारत पे जब मौर्य वंश की स्थापना हो रही थी, उससे पूर्व भी विदेशियों ने आक्रमण किया था। तो जो विदेशी आक्रमण किए थे तो वो कौन थे? तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र यानी कि पश्चिम और उत्तर सीमा क्षेत्र से ही जो भी विदेशी आते थे वो विदेशी आक्रमण करते थे। इसका प्रमुख कारण ये हुआ करता था कि वहाँ जो है छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा शासक हुआ करते थे जो कि बहुत ही कमजोर थे, मतलब वो उतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। और इधर की जो पोजीशन थी यानी कि मध्य भारत को कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य की जो बात थी, मगध साम्राज्य अपने पड़ोसी राज्यों को जीत करके एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन चुका था। और वहाँ की जो शासन सत्ता थी वो स्थिर हो चुकी थी, उस पर अधिकार जमाना इतना सहज नहीं था। इसलिए जितने भी विदेशी आए, आक्रमणकारी आए, वो पश्चिम तरफ से आक्रमण करने के लिए आते थे, क्योंकि उधर से आक्रमण करना आसान होता था, वहाँ के राजा जो है उतने मजबूत नहीं थे। तो इसी कड़ी में जो भारत पे पहला विदेशी आक्रमणकारी आता है वह जो है ईरान या वर्तमान का ईरान, उस समय का फारस हुआ करता था। उस वहाँ का एक शासक था हखमनी वंश था। तो हखमनी वंश का जो है ईरान में एक वंश था हखमनी। तो हखमनी वंश के जो शासक था वो पहली बार भारत पे आक्रमण किया था। कौन? हखमनी वंश। यानी कि अगर बात पूछी जाए कि मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी जो आक्रमण आए वो कौन से आए, तो कह सकते हैं कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी कि फारस यानी कि ईरान का हखमनी वंश ने किया था। कौन? हखमनी वंश ने किया था। हखमनी वंश का जो संस्थापक था वो साइरस द्वितीय को कहा गया है। किसको कहा गया है? हखमनी वंश के जो संस्थापक थे, हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय को कहा गया है। अब जान लेते हैं कि इस वंश का जो शासक था, इस वंश का शासक डेरियस प्रथम, इसने ही भारत पे पहली बार आक्रमण किया था। किसने? डेरियस प्रथम ने ही भारत पर पहली बार आक्रमण किया। कौन? डेरियस प्रथम। तो कह सकते हैं कि डेरियस प्रथम ही वह पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। फिर उसके बाद इसने क्या किया? डेरियस प्रथम ने गांधार तथा काम्बोज को क्या किया? हरा दिया। किसको हराया? गांधार और काम्बोज को इसने क्या किया? हरा दिया था। फिर इस वंश का बात करते हैं कि ये तो हखमनी वंश चल रहा है, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो डेरियस तृतीय था। कौन? डेरियस तृतीय था हखमनी वंश का अंतिम शासक। और डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया। उसके बाद से हखमनी वंश का क्या होता है? अंत हो जाता है। जब डेरियस तृतीय को सिकंदर पराजित करता है, उसके बाद वहीं से ही हखमनी वंश का क्या होता है? अंत होता है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा मकदूनिया और यूनान आक्रमण यानी कि सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का इतिहास क्या रहा है, माता पिता, इसके विषय में जानते हैं। जो यूनान था, यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर कौन था? यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था सिकंदर। और सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। क्या था? सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। फिर इसका जो जन्म हुआ था, किसका? सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, सिकंदर का। तो इसका जो जन्म हुआ था वो मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 356 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? मैसेडोनिया में होता है। अब इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और इसकी पत्नी का जो नाम था
वो रेक्सोना था। किसके? सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना था। सिकंदर का एक बहुत ही प्रिय घोड़ा था, और जो सिकंदर के घोड़ा था, सिकंदर के घोड़े का नाम बुके फेराल था। क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का नाम बुके फेराल था। फिर अब हम जान लेते हैं कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम प्लेटो था। क्या नाम था अरस्तु गुरु का नाम? अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, जिनको अफलातून भी कहा गया है। किसे? प्लेटो को ही अफलातून भी कहा गया है। अब फिर ये भी बात आती है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम सुकरात था। इन्हें जहर का प्याला देकर के मार दिया गया था। जेल के अंदर इन्हें बंद किया गया, प्लेटो के गुरु सुकरात जी को। और सुकरात को क्या किया गया? सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। जहर का प्याला दे करके पिला करके उनको क्या किया गया? मार दिया गया। ये तो हुआ सिकंदर के माता पिता, गुरु, इसके विषय में जानकारी। अब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है। अब क्या करता है सिकंदर? अब सिकंदर भारत पे आक्रमण करेगा। तो भारत पे आक्रमण करने की जो उसकी नीति बनती है वो कब बनती है? वो 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान पे निकलता है, विश्व विजय अभियान के लिए निकलता है। तो 326 ईसा पूर्व में कहाँ पे आता है? भारत विजय के लिए आता है। और उसी समय 326 ईसा पूर्व में ही वो क्या करता है? झेलम नदी पे आता है। उससे पूर्व ही 326 ईसा पूर्व जब झेलम नदी पे आता है, तो उससे पूर्व जो गांधार राज्य था, तो गांधार राज्य का जो शासक था वो आम्भिक था। उस समय गांधार राज्य जो था, वहां की राजधानी तक्षशिला, तो गांधार राज्य का जो शासक था वो आम्भिक था। आम्भिक क्या करता है? बिना लड़े ही, यानी कि डरवश, सिकंदर के डर से, तो आम्भिक बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी कि उसका गुलाम बनता है। और वो लड़ाई सिकंदर से नहीं करता है, वो डर जाता है सिकंदर की सेना को देख करके। तत्पश्चात वो बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पंजाब प्रांत में आता है, पंजाब में पोरस पे आता है, तो वहां क्या होता है कि वहां उसे पोरस के राजा होते हैं। वहां पे पंजाब में जब वो आता है कि पंजाब में, वहां पे पोरस का जो राजा होता है, पंजाब के जो शासक थे पोरस, उन्हें पोरस से उसे युद्ध करना पड़ता है। किसे? सिकंदर को पोरस से युद्ध करना पड़ता है। और जो युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में, उसे हाइड स्पीच का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस युद्ध से? हाइड स्पीच या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ये जो युद्ध होता है झेलम की नदी के तट पे, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है। इस युद्ध में होता यह है कि पोरस जो है पराजित हो जाता है। इस युद्ध में पोरस हार जाते हैं, लेकिन पोरस बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्ध करता है। पोरस बहुत ही वीरता और साहस के साथ युद्ध करता है। तो उनकी इस वीरता और साहस को देख करके ही सिकंदर उनसे पूछता है कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए। पोरस से सिकंदर पूछता है कि सभा में बुला करके कि अब आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस कहते हैं कि एक दुश्मन राजा के साथ जो व्यवहार करता है वही मेरे साथ भी व्यवहार किया जाए। इन बातों से सिकंदर बड़ा प्रभावित होता है और उन्हें अपना मित्र बना लेता है। क्या करता है? और उन्हें अपना मित्र बनाता है। तत्पश्चात यह होता है कि जो सिकंदर की पत्नी रेक्सोना होती है, सिकंदर की पत्नी रेक्सोना, वह पोरस को की कलाई पे राखी बांधती है और उन्हें अपना क्या करती है? भाई बना लेती है। फिर अब बात आती है कि सिकंदर भारत पे आता कैसे है। भारत पे सिकंदर आता कैसे है? तो सिकंदर भारत पे जो हिंदू कुश पर्वत है, सिकंदर जो भारत पे हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके, यानी कि खैबर दर्रा को पार करके भारत में वह आता है, भारत में प्रवेश करता है। कौन? सिकंदर भारत में हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत में आता है। अब सिकंदर की सेना ब्यास नदी पे आके रुक जाती है। सिकंदर की जो सेना होती है वो ब्यास नदी पे आके रुक जाती है। ब्यास नदी को पार नहीं करना चाहती है, क्योंकि पहले तो सिकंदर विश्व विजय अभियान पे निकलता है। सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक भी चुकी होती है। यहाँ पे आता है, यहाँ पहुंचता है तो यहाँ बरसात का सीजन होता है, नदी पूरी भरी हुई रहती है।
तत्पश्चात सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से डर जाती है और उसको पार जो है नहीं करना चाहती है। अब सिकंदर अपनी सेना को मना रहा है, यानी कि समझा रहा है कि आप इसे पार करिए और पार करने के बाद हम लोग जो है भारत को जीत सकते हैं, भारत को जीत सकते हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। तत्पश्चात सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। भाई शासक अकेले तो युद्ध लड़ा नहीं जा सकता है, जब उसकी सेना है उसके साथ नहीं रहेगी तो कैसे लड़ेगा। अब सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटस। सिकंदर का जो सेनापति था, थल सेनापति, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति का नाम था निर्याकस। उसके थल सेनापति दूसरा था, जल सेनापति दूसरे थे। जल सेनापति का नाम निर्याकस था, थल सेनापति जो थे उनका नाम सेल्यूकस निकेटस था। फिर अब 323 ईसा पूर्व में, कब? 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में, कब? 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है। सिकंदर को डायरिया हो जाता है, जिसके कारण सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के विषय में ऐसा कहा गया है कि सिकंदर को जो बीमारी होती है, आचार्य चाणक्य ने उसे खाने में कुछ इस तरह के पदार्थ मिला करके दे देते हैं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वो जहर का काम करता है, जिससे बेबीलोन पहुंचते पहुंचते उसे डायरिया होता है और डायरिया के प्रकोप से क्या होता है? वह मर जाता है। कौन? वह मर जाता है। अब जो सिकंदर की जब मृत्यु होती है तो जो सिकंदर का घोड़ा था वह सिकंदर से बहुत प्रेम करता है, अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। तो जब उसे पता चलता है कि उसके राजा की मृत्यु हो गई है तो उसके वियोग में, अपने राजा के वियोग में उसका जो घोड़ा होता है सिकंदर का, वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात बेबीलोन में ही सिकंदर तथा उसके घोड़े की कब्र एक ही जगह दफनाई जाती है। दोनों को एक साथ दफना दिया जाता है। किसको? सिकंदर को और उसके घोड़े को। तो ये तो था सिकंदर, मतलब भारत पे मौर्य वंश की स्थापना से पूरे विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, शुरू हमारा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश का जो शासन था वो कैसा था, इन सब के विषय में हम यानी कि नेक्स्ट अगली क्लास में चर्चा करते हैं। और आशा रखते हैं कि ये जो आज आपको मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।